नमस्कार, वेलकम टू संकल्प विद संदीप। आज की क्लास में हम केस के और भी पॉइंट्स जो बचे हुए थे, जो शेष थे, उसके बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। एग्जामिन द सेंटेंस दिस इज राम्स अम्ब्रेला। ठीक है, इसके पहले की क्लास में हमने नाउन के नेटिव केस को समझा। ठीक है, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस को समझा। ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव मतलब सीधा साधा जान लीजिए कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, और ऑब्जेक्टिव केस वो जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। यानी नॉमिनेटिव केस जो होता है वर्ब के पहले आता है, और ऑब्जेक्टिव केस ज्यादातर वर्ब के बाद आता है। और ऑब्जेक्ट का हमने दो पार्ट किया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने इतनी चीजें पिछली क्लास में पढ़ी। अब हम एक और केस देखते हैं, इसको बोलते हैं पजेसिव केस। पजेसिव केस का मतलब हिंदी में जिसे कहते हैं कि अधिकरण संबोधन, अधिकरण वाले जो होते हैं, मतलब जिसपे अधिकार आपका हो, जिसपे उसे पजेसिव। जैसे दिस इज माई पेन, तो ये मेरी पेन है, तो इस पे मेरा अधिकार है। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे दिखाते हैं? इसको क्लीन कर ले पहले। हाँ, दिस इज राम्स अम्ब्रेला। हाँ, जैसे कि एक ये अम्ब्रेला बना हुआ है, ठीक है। ठीक, अब इस अम्ब्रेला पे किसका अधिकार है? रामा का। ठीक, राम कह रहे हैं कोई कह रहा है कि दिस इज रामास अम्ब्रेला, तो इसको राम का अम्ब्रेला है ये, तो इसको सेंटेंस में कैसे दिखाएंगे? इसको सेंटेंस में दिखाएंगे दिस इज रामास अम्ब्रेला, मतलब एक ऐसे, इसको बोलते हैं एपेस्ट्रॉफी, ये एपेस्ट्रॉफी है, और इसके बाद हम एस बना देते हैं, तो ये एपेस्ट्रॉफी एस बन जाता है। तो इस सेंटेंस की मीनिंग ये हुई कि ये राम का अम्ब्रेला है। इसी केस को, या रामा जो है, अगर ऐसे आया है तो ये सिंपल एक नाउन है, लेकिन रामा के बाद ये एपेस्ट्रॉफी लगा के एस अगर लगाया गया है तो ये रामा का पजेसिव केस है। इसे पजेसिव केस बोलते हैं। और अगर ये आया है तो इसका मतलब ये आगे इसकी कोई चीज जरूर होगी, मतलब एक दूसरा नाउन जरूर मिलेगा जिसपे रामा का अधिकार होगा, उस पे उसकी ओनरशिप होगी। यानी कि जैसे यहाँ पे है अम्ब्रेला, ठीक है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये राम का अम्ब्रेला है, ये राम का छाता है। अब यहाँ देखिए रामास अम्ब्रेला, ठीक, द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू रामा, मतलब ये जो अम्ब्रेला है, ये जो छाता है, वो राम से संबंधित है। इसी को कहते हैं पजेसिव केस। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे पढ़ा पिछली बार, आगे की स्लाइड में हमने पढ़ा कि रामास अम्ब्रेला, ठीक, तो इसमें अगर हम पूछें हुज अम्ब्रेला, हुज अम्ब्रेला, ठीक, हुज से क्वेश्चन हम करें, इस अम्ब्रेला में अगर हम हुज से क्वेश्चन करें तो हमें आंसर के रूप में रामा मिल जाता है। तो हुज से क्वेश्चन करने के बाद जो भी हमें उत्तर मिलता है वही उस सेंटेंस में पजेसिव केस में चला जाता है। मतलब किसका अम्ब्रेला, किसका छाता,
तो उत्तर में हमें सीधे मिलेगा राम का छाता। तो इस वजह से ये जो है पॉसेसिव केस में आएगा और इसी में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ सेंटेंस हैं जो थोड़े थोड़े अलग विचार रखते हैं, जैसे शेक्सपियर्स प्ले। इसका मतलब क्या है? द प्ले इज रिटन बाय शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर के प्ले मतलब शेक्सपियर की जो रचनाएं, उन्होंने जो ड्रामा, जो प्ले, जो नॉवेल, जो भी लिखे थे, वो चीज इसमें बताया जा रहा है कि वो प्लेज, वो नाटक जो शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, लिखा है शेक्सपियर ने। तो प्ले एक, कोई भी किताब अगर कोई राइटर लिखता है तो वो एक तो होती नहीं है कि जो उसके पास रहे, उसकी बहुत से एडिशन निकलते हैं। ठीक है, लोगों के पास जाते हैं, लोग उसे पढ़ते हैं, तो इस एक को मैंने खरीद लिया तो ये मेरी हो गई, इसको किसी और ने खरीदा तो ये उसकी हो गई, जिसने जिसको खरीदा उसकी हो गई। तो है, लेकिन है तो ये इनडायरेक्टली शेक्सपियर से ही रिलेटेड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉसेसिव का मतलब ये नहीं है कि हमेशा एक ही सेंस में नहीं सेंटेंस होता। जैसे रामाज अम्ब्रेला है तो इस अम्ब्रेला पे तो रामा का पूरा हक है, किसी और का नहीं है। लेकिन जो शेक्सपियर के प्लेज हैं, ये जो शेक्सपियर के प्लेज हैं, लिखा शेक्सपियर ने है, लेकिन वो जो बुक, कई बुक छपी तो जो बुक सबके पास गई, उस पे शेक्सपियर का अधिकार नहीं है, उस पे शेक्सपियर का पोजेशन नहीं बनता है। तो यही इस सेंटेंस के माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहा है कि पॉसेसिव केस का मतलब यानी एपोस्ट्रोफी एस लगा करके पॉसेसिव केस बनाने का सिर्फ यही एक मतलब नहीं होता है कि आपका वो ओनरशिप है या आपका उस पे अधिकार है, जो इस सेंटेंस से हमें पता चलता है। देखिए एक सेंटेंस और है, अ मदर्स लव। मदर्स लव मतलब माता का प्रेम। तो प्रेम, लव क्या है? लव तो सबके सबके अंदर होता है, माता के भी अंदर है। तो ये स्पेशली मदर्स लव मतलब माता के लव की बात कर रहा है। ये नहीं बता रहा है कि लव पे सिर्फ माता का ही अधिकार है। ठीक है, इस सेंटेंस से ये पता चलता है, मतलब द लव फेल्ट बाय अ मदर मतलब एक ऐसा प्रेम जो माता करती है अपने बच्चों से। ठीक है, इसका मतलब ये, इस पे पोजेशन नहीं है, अधिकार नहीं है माता का। लव कोई भी कर सकता है, ये अंदर की फीलिंग्स होती है, इस पे माता का अधिकार नहीं। हाँ, इस लव के बारे में ये बताया जा रहा है कि माता द्वारा किया गया प्रेम, ना कि माता का उस पे अधिकार है। अब एक और है सेंटेंस, वो ये है कि द प्रेसिडेंट्स स्पीच। ठीक है, अब कहीं कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई भी आते हैं किसी समारोह में, कोई चीफ गेस्ट, वो स्पीच देते हैं तो कहते हैं इट्स हिज स्पीच, इट्स माय स्पीच। तो वो जो स्पीच लिखी होती है एक कॉपी में या फिर जो स्पीच बोली जाती है, ठीक है, वो क्या होती है, उस पे इनका अधिकार नहीं होता है, ये उनके द्वारा कही गई है, उन्होंने बोला है, भाषण वाचन किया है, इसलिए ये प्रेसिडेंट्स की स्पीच कही गई है। यहाँ पे इस एपोस्ट्रोफी का अर्थ ये नहीं है कि इस स्पीच पे प्रेसिडेंट का अधिकार है, जहां जो कि पॉसेसिव केस का एक रूल है कि पॉसेसिव केस का मतलब कि आप उस चीज पे, उस सामान पे, उस नाउन का यानी उस सब्जेक्ट का अधिकार होता है। लेकिन कुछ सेंटेंस, कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जिसमें ये शो नहीं होता है। यहाँ सिंपल ये तरीका है, द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब ऐसी स्पीच जो प्रेसिडेंट के द्वारा दी गई है, इसका मतलब यही हुआ। इसी तरह से आगे देखिए और भी सेंटेंस है। ये तो खैर ठीक है, मिस्टर अग्रवाल हाउस, कोई हाउस है वो मिस्टर अग्रवाल ने बनाया है भाई, तो वो जो है अग्रवाल का हाउस हो गया। लेकिन ये देखिए अशोका स्कूल, ठीक, इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि अशोका का स्कूल। अशोका की जगह आप रोहन भी कर सकते हैं, जैसे कोई भी नाउन रख लीजिए, रोहन से स्कूल। हम लोग जब पढ़ने जाते हैं, रास्ते में स्कूल दिख गया तो हम कहते हैं वो देखो वो मेरा स्कूल। इसका मतलब ये नहीं कि उस स्कूल पे मेरा अधिकार है, हाँ हम वहां पढ़ने जाते हैं, इस हक से हमने कहा कि वो मेरा स्कूल है, वो मेरा विद्यालय है। तो यहाँ इट्स माय स्कूल,
इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कूल मैंने खरीद लिया है या वो मेरे ही घर का है या वो मैंने ही बनवाया है, इसका मतलब ये नहीं होता है। लेकिन कहा ऐसे ही जाता है, जैसे रोहन्स स्कूल। अब रोहन इस स्कूल में पढ़ने जाता है तो भाई वो स्कूल को अपना कहेगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस स्कूल पे रोहन का अधिकार है। इस पॉजेसिव केस से ये नहीं पता चलता है। लिखा है द स्कूल वेयर अशोक गोज, शोकाज स्कूल मतलब वो स्कूल जहां पे अशोक जाता है, क्या करने जाता है, पढ़ने जाता है। इसी तरह से अ चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, ठीक है, बच्चों का प्लेग्राउंड, खेलने का मैदान, ठीक है। अब प्लेग्राउंड क्या है, वहां तरह तरह के बच्चे आते हैं, कोई एक फिक्स ग्रुप बच्चों का नहीं होता कि हाँ यही 8-10 बच्चे हैं जो खेलने आएंगे, जिन्होंने उस प्लेग्राउंड को खरीद लिया है, अब ये उनका प्लेग्राउंड हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है। एक प्लेग्राउंड एक मैदान होता है जिसपे टाइम अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम पे बच्चे खेलने आते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस में ये एपेस्ट्रॉफी एस यानी कि पॉजेसिव केस लगाने की वजह से इसकी मीनिंग ये नहीं होती कि ये प्लेग्राउंड इनका है। हाँ, ये प्लेग्राउंड इनके खेलने के लिए है, लेकिन इस प्लेग्राउंड पे इनका अधिकार नहीं है। अब प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए खेलने का मैदान। अ वीक्स हॉलीडे मतलब सप्ताह का वो दिन जिसमें छुट्टियां होती हैं। देखिए अब यहाँ भी यही सेम पॉजेसिव केस आया है, एपेस्ट्रॉफी एस लगा है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि जो हॉलीडे के दिन होते हैं सप्ताह में, भाई संडे है, कहीं कहीं सैटरडे भी होता है हॉलीडे, तो वो जो है उस पे इस किसी उस सप्ताह का अधिकार है। नहीं, ये तो फालतू की बात हो गई। तो इस एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब सिर्फ अधिकरण ही नहीं होता है, एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब मीनिंग कुछ चेंज हो, जैसे अ हॉलीडे विच लास्ट अ वीक मतलब एक ऐसी छुट्टी सप्ताह में जो मिलती है, जो सप्ताह के लास्ट में हमें छुट्टी मिलती है, उसी को बोला जाता है अ वीक्स हॉलीडे। इस तरह से पजेशन का ये थोड़ा सा अलग रूल है जिसे हमने अभी इस स्लाइड में देखा है। आगे देखते हैं और क्या है। हाँ, अब जैसे हमने लिखा, ये लिखा हुआ है द बॉयज बुक। अब ये बॉय जो है ये सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब बॉय मतलब एक लड़का, है ना, यही तो, एक लड़के की बात हो रही है, ठीक। अब हमें कहे एक लड़के की बुक मतलब लड़के की बुक, तो हम उसको कैसे इंग्लिश में पॉजेसिव केस यानी अधिकार कैसे दिखाएंगे बुक पे, तो ये बॉय लिखेंगे, एपेस्ट्रॉफी एस लिखेंगे, फिर आगे हम बुक लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये बॉयज बुक हो जाएगी। तो इसमें हमने इस तरह से किया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे भी होता है, यानी लड़कों की किताब, लड़कों की किताब है, ठीक। तो अब इसमें क्या है, ये बॉयज एस लग जाने से ये जो बॉय है ये एक लड़का नहीं है, ये कई लड़कों की बात हो रही है। तो जब कई लड़कों की बात हुई तो हमने इसे बॉय से बॉयज बनाया, ठीक। और उसके बाद हमने सिर्फ एपेस्ट्रॉफी लगाया, हमने सिर्फ एपेस्ट्रॉफी लगाया, एस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले से एस है, और अगर हम एस लगा देंगे तो वो प्रोनाउंसिएट करने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे हम खुद ही पढ़ के देखें, जैसे ऐसे लगा दें अगर, तो बॉयज बुक्स ये पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ये एस हटा दिया गया और इसी एस को पर्याप्त मान लिया गया, और इस मार्क से ये मान लिया गया कि हाँ यहाँ पे ये एस लगा हुआ है जो अंडर स्टूड होता है, तो यानी लड़कों की किताबें, ठीक। अब जैसे ये किंग्स क्राउन, ये किंग यहाँ पे सिंगुलर है और उसमें एपेस्ट्रॉफी एस लगा करके क्राउन यानी ताज, जो ताज होता है वो बताया गया है कि राजा के सर का ताज। अब थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं।
हाँ हाँ, इसे देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी साउंड में एस, लास्ट में एस छिपा हुआ होता है, ठीक है। जैसे ये है कॉन्सेंस सेक, फॉर गॉडनेस सेक, फॉर जस्टिस सेक, फॉर जीसस सेक, मोजेस सेक, मोजेस लॉस, ठीक है। कॉन्सेंस मतलब क्या होता है, हमारी अंतरात्मा की आवाज। जैसे लोग कहते हैं फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए ऐसा काम मत करो, उसी तरह से फॉरेन में, ब्रिटेन में इस तरह से क्या, मोजेस से कि वहां के देवताओं का देवता है कोई, उनका लॉ है। जीसस से, भगवान के लिए जीसस की कसम जैसे दिलाई जाती है कि उनके लिए ऐसा मत करो। जस्टिस से न्याय की बात कही जाती है, उसमें उनकी कसौटी दी जाती है। गुडनेस से मतलब अच्छाइयों की कसौटी दी जाती है। तो ये एक तरह से फ्रेज है, जैसे हमारे हिंदी में होता है फ्रेज हम लोग यूज करते हैं, भगवान के लिए बुरा काम मत करो, ईश्वर के लिए गलत काम ना करो। तो उसी तरह से ये इंग्लिश में ये सारे फ्रेज हैं, ठीक है। तो इस फ्रेज में क्या क्वालिटी ये है कि कॉन्सेंस से, कॉन्सेंस मतलब ये क्या है, ये इसमें एस का जो एस की जो साउंड है वो लास्ट में आ रही है, इस वजह से इसमें सिर्फ एपेस्ट्रॉफी लगा देंगे, एक्स्ट्रा एस नहीं लगाएंगे। अब यहाँ गुडनेस, इसमें देखिए साउंड भी आ रही है और लास्ट में एस लिखा हुआ भी है, इसलिए इसमें भी सिर्फ एपेस्ट्रॉफी लगाया गया है और एक्स्ट्रा एस नहीं लगाया गया है। तो ये क्या हो गया, गुडनेस सेक मतलब अच्छाइयों की कसम, फॉर जस्टिस सेक, जस्टिस मतलब न्याय। तो इसमें भी देखिए जस्टिस, इसमें भी बोलने में लास्ट में एस की साउंड आ रही है, इस वजह से यहाँ भी जो है सिर्फ एपेस्ट्रॉफी लगा दी गई है, और जो हमारा एस है जो अलग से लगाते हम वो अंडरस्टूड है, उसे समझ लिया गया है कि हाँ भाई यहाँ एस लगा हुआ है, अगर हम अलग से एस लगाएंगे तो बोलने में अटपटा सा लगेगा, इसलिए ये फॉर्मूला अपनाया गया है। फॉर जीसस से, इसमें भी देखिए इसमें साउंड भी आ रही है और उसमें एस लगा भी हुआ है, तो देखिए खुद ही बोलने में नहीं अच्छा लगा, एक एस यहाँ एक एस यहाँ, तो मोजेस से, इस वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा एस नहीं लगाया गया है, सॉरी जीसस से। ये मोजेस लॉ, तो इसमें भी लास्ट में एस लगा हुआ है, एस एस मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिजिंग साउंड, मतलब लास्ट में जिस वर्ड के लास्ट में हिजिंग साउंड आता है उसमें सिर्फ एपेस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस को हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। एपेस्ट्रॉफी से ही अंडरस्टूड हो जाता है, समझ लिया जाता है कि यहाँ पे अधिकरण की बात है, यहाँ पॉजिटिव केस है। हम्म वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, हॉर्सेस टेल। अब जैसे हमने पिछले ही बताया था कि जैसे बॉय है तो बॉयज स्कूल, लड़के का स्कूल, तो उसमें आसान है, बॉय सिंगुलर है, हमने एपेस्ट्रॉफी लगाया और उसके बाद हमने स्कूल लिख दिया, ठीक है। गर्ल्स क्या है, गर्ल्स स्कूल, गर्ल क्या है, गर्ल क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, इसमें एस लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, गर्ल्स स्कूल हो जाएगा। लेकिन यही जब पहले से ही प्लूरल रहा, प्लूरल का मतलब हमने लड़के का स्कूल नहीं, लड़कों का स्कूल, हमने गर्ल्स लिखा, लड़की का स्कूल नहीं, लड़कियों का स्कूल, तो वही हिजिंग साउंड वाली प्रॉब्लम, मतलब एस वाली प्रॉब्लम यहां भी आती है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए दिखा है सेम, ये प्लूरल है, इसको अलग, ये एपेस्ट्रॉफी एस नहीं है, ये इसको प्लूरल बनाया गया, यानी ये बॉय से बॉयज बना है, ठीक है। तो सेम यहाँ भी हिजिंग साउंड है, यानी एस वाली साउंड आने की वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा एपेस्ट्रॉफी एस जो कि पॉजिटिव केस का होता है, अधिकार जताने वाली बात, वो यहाँ पे एस नहीं लगाया गया है। सेम कंडीशन यहाँ पे है गर्ल्स में, ये गर्ल्स सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, यानी लड़कियों का स्कूल, लड़कों का स्कूल, लड़की का स्कूल नहीं, लड़की का स्कूल होता तब ऐसे लिखा जाता, लड़के का स्कूल होता
तब ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे अलग चीज दी गई है। अब देखिए हॉर्सेस, हॉर्सेस में क्या है, ये भी सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। देखिए इसमें ई एस लगा, यहाँ एस लगा करके, यहाँ पर एस लगा करके इसको प्लूरल बनाया गया। इस वजह से सिर्फ एपेस्ट्रॉफी का मार्क दिया गया है, ना कि एपेस्ट्रॉफी एस लगाया गया है। ठीक है, इस वजह से क्योंकि यहाँ भी हिजिंग साउंड आती है। हॉर्सेस, हॉर्सेस ऑलरेडी प्लूरल है, हॉर्सेस कितनी बार आप एस बोलेंगे, तो ये यहाँ पे एस अंडरस्टूड है। हॉर्सेस, हॉर्सेस टेल्स यानी घोड़ों की पूंछें। अब यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है, वो ये है कि ये है, एक ये है मेंस क्लब और दूसरा ये है चिल्ड्रंस क्लब। देखिए एक तरीका ये था प्लूरल बनाने का, पिछली की क्लास में हम सिंगुलर प्लूरल नंबर वाली क्लास में हमने जाना था कि एक ऐसे बनता है बॉय का, जैसे हमने एस लगा दिया और ये बॉयज बन गया। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें एस या ई एस लगाने से वो नाउन उसका प्लूरल नहीं चेंज होता। जैसे कि मैन है तो मैन में एस नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी पूरी स्पेलिंग चेंज होगी, यानी कि ये MEN ये लगाएंगे तब ये प्लूरल होगा। तो अब इस मैन में एस लगाना हो अगर, तो आसान है, हमने एपेस्ट्रॉफी लगाया, एस लगाया, ठीक। लेकिन इस मैन में एस लगाना है तो आपको क्या करना होगा, बिल्कुल सिंपल है, जैसे सिंगुलर का बनाते हैं वैसे इसको बनाते हैं। देखिए MEN मेन, एस क्लब, यानी कि मेन आदमियों का, आदमी का नहीं, सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है, इसको ये एक है और इसको अलग से लगाया गया है। मेंस क्लब, आदमियों का क्लब। ठीक है, चिल्ड्रन ये प्लूरल है, ये प्लूरल नंबर है और इसमें एपेस्ट्रॉफी एस लगा करके इसका पजेसिव केस बनाया गया है, यानी कि चिल्ड्रंस बुक, यानी कि बच्चों की किताबें। ठीक, तो दो तरीका हुआ, बॉयज, बॉय से बॉयज, इसमें सिर्फ एपेस्ट्रॉफी लगा करके हमने बुक बनाया, मतलब पजेसिव केस बनाया। और इस तरह के प्लूरल जिसमें कि पूरी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, उसमें हमने उसमें पूरी की पूरी एपेस्ट्रॉफी बनाई और एस लगाया और उसके बाद आगे का नाउन लिख करके पजेसिव केस को बनाना सीखा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। हाँ, When a noun a title consists of several words। हाँ देखिए, अब ये है द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, मतलब क्या, इसका हिंदी मीनिंग ये है कि भूटान के राजा की विजिट, मतलब जब राजा, नेता, प्रेसिडेंट एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं, या कोई भी, हम ही है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसे मतलब घूमना या कहीं जाना, स्थान परिवर्तन करना, उसे विजिट बोलते हैं। तो किंग ऑफ भूटान्स विजिट, अब इसमें हमें दो नाउन मिलता है, एक नाउन ये है और एक नाउन ये है। ठीक है, अब एपेस्ट्रॉफी तो इन्हीं दोनों में से एक लगेगा। अगर हम किंग्स में एस लगाते हैं और इनको हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं, तो द किंग्स विजिट, राजा की विजिट। लेकिन भाई हमें दिखाना है कौन से राजा की विजिट, तो भूटान के राजा की विजिट दिखानी है। तो इस वजह से जब इस तरह से दो नाउन आप आस पास आ जाते हैं, तो हम सीधा साधा फॉर्मूला ये अपनाते हैं कि हम लास्ट वाले नाउन के बाद एपेस्ट्रॉफी लगा करके, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, होने चाहिए, अलग अलग नहीं, तो हमने लास्ट वाले नाउन के बाद एस लगा करके उसको पजेसिव केस में बना दिया। तो ये मान लिया जाता है कि ये पूरे में लगा है, ये मान लिया जाता है कि ये जो एस लगा है सिर्फ इसमें नहीं लगा है, ये पूरे में लगा है। ठीक है, द किंग्स ऑफ भूटान्स विजिट, ये बार बार एस लगाने से अच्छा है ये सिर्फ बाद में लगाया जाता है और ये पूरा एक मान लिया जाता है। अब इस तरह से द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस स्पीच, अब भाई ये एक स्पीच है जिसे मिनिस्टर ने दिया है, और कहा प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। और अगर हम सिर्फ इसमें एस लगा दें, ठीक है, और इसको मान लीजिए हमने हटा दिया, तो इसकी मीनिंग देखिए क्या होती है, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ मॉरिशस स्पीच,
एक तो सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा, दूसरा मीनिंगफुल नहीं होगा, ये लगेगा कि ये कुछ अलग ही चीज ऐड कर ली गई है, मतलब ये मॉरिशस फिर एक्स्ट्रा लगने लगेगा, जैसे ये ऑड हो गया हो। इस वजह से हम क्या करते हैं, वही सेम रूल है कि इन सबको मिला करके हम लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, और ये मान लिया जाता है कि इस पूरे नाउन में, यानी एक नाउन ये दोनों में मिला दिया गया। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान देना होगा कि इस तरह के सेंटेंस में ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। अब ये देखिए क्या है, दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि वो जो घर है वो कवि टैगोर का घर है। ठीक है, इसकी मीनिंग यही निकली सेंटेंस की कि वो जो घर है वो कवि टैगोर का है। तो अब एक नाउन ये मिलता है आपको और एक नाउन ये मिलता है आपको। ठीक है, नाउन में ही एपोस्ट्रोफी लगता है, ये जो एस है ये नाउन में ही लगता है। तो भाई यही वही सेम सिचुएशन पिछली वाले की, किसमें एस लगाए, तो टैगोर और पोएट दोनों एक ही हैं। पोएट वही है जो टैगोर है और टैगोर वही है जो पोएट है। तो सीधा फॉर्मूला यही अपनाया गया कि हमने एस लास्ट वाले में लगा दिया गया, तो ये मान लिया गया कि ये पूरे में लगा है, दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस। अब ये थोड़ा सा समझना है इसमें ये कि एक करीम है और एक सलीम है और एक इनकी बेकरी की दुकान है। ठीक, तो अब ये देखना है कि ये जो दुकान है ये किसकी है, करीम की है कि सलीम है। इस सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है, करीम एंड सलीम। भाई एपोस्ट्रोफी तो लास्ट में लगा है जैसे पिछली बार में लगा है, और ये दुकान किसकी है, भाई करीम अलग है सलीम अलग है। करीम सलीम नहीं हो सकते, सलीम करीम नहीं हो सकते। ये जैसे पिछली स्लाइड में हमने बताया कि दोनों आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, तो वो बात इसमें नहीं है। ठीक है, जैसे किंग ऑफ मॉरिशस था तो मॉरिशस के किंग थे, तो ऐसा नहीं है, इसमें करीम अलग पर्सन है सलीम अलग पर्सन है, लेकिन एपोस्ट्रोफी लास्ट वाले में लगाया गया है। अब यही बात है कि जब दो लोग मिल करके कोई काम करते हैं, जैसे ये दुकान इनकी भी है ये दुकान इनकी भी है, पार्टनरशिप पर चला रहे हैं और दुकान के नाम दोनों के नाम, दुकान जो है दोनों के नाम पे है, तो उस ऐसी दुकान को हम, जैसे ये बेकरी की दुकान है तो करीम्स एंड सलीम्स बेकरी ना कर करके हम उस अंडरस्टूड हो जाते हैं करीम एंड सलीम्स बेकरी। भाई लेकिन इस केस में ये ध्यान देना जरूरी है कि ये जो बेकरी की दुकान है ये दोनों की है, ऐसा नहीं कि जिसमें एपोस्ट्रोफी लगा है बस उसी की है, करीम की नहीं है सिर्फ सलीम की है, ऐसा नहीं है, दोनों की है, दोनों का समान अधिकार इस दुकान पर है। अब ये क्या है, विलियम एंड मैरीज रेन। रेन मीन्स होता है शासन, किसका शासन, जैसे कोई अब कोई हो रहा होगा, कोई काल रहा होगा, शासन रहा, जो दो एक राजा एक रानी है दोनों ने मिल करके शासन किया उस काल में, तो विलियम का भी शासन था और मैरी का भी शासन था। वही बेकरी वाली दुकान वाला हाल है इसका भी। तो इस जो रेन किया तो विलियम ने भी किया मैरी ने भी किया, तो हमने दोनों में एस न लगा करके लास्ट में एस लगाया और ये मान लिया गया कि वो शासनकाल इन दोनों का ही था। सिर्फ एस लगाने से ये सिद्ध नहीं हुआ कि सिर्फ मैरीज का है, ये मीनिंग समझना पड़ेगा तब ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, पिछली साइड में जो था विलियम एंड मैरीज रेन करीम एंड सलीम्स बेकरी, उसमें क्या था, कोई एक ऑब्जेक्ट था यानी कोई एक चीज थी जिस पर दो लोगों का समान अधिकार था। लेकिन यहाँ पे चीजें डिफरेंट हैं, यहाँ पे मीनिंग अलग है। देखिए पढ़ते हैं तो पता चलता है, राजा राउज एंड आर के नारायण नॉवेल। नॉवेल्स यानी उपन्यास, कई उपन्यास है, मान लीजिए कि 10 उपन्यास हैं। ठीक है, 10 उपन्यास लिखे गए हैं। ठीक है, और इन 10 उपन्यास में कुछ आर के नारायण के हैं
और कुछ राजा राव के हैं। मान लीजिए कि 6 नॉवेल इनके हैं और 4 नॉवेल इनके हैं। एक धारणा बना लेते हैं समझने के लिए। तो ये 6 4 10 हो गए। तो अब भाई, अब इसमें तो हम नहीं कह सकते भाई दोनों की अलग अलग रचनाएं हैं, दोनों ने अपनी अपनी बुक पे अलग अलग मेहनत की है, अलग अलग नाम है, अलग अलग नामों से छपी हुई है, ठीक है, दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। तो ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं भाई, सेंटेंस इसलिए ऐसा बनाया जाता है, पहले इसको समझते हैं। तो ऐसी जगह पे हम ये सोच, जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर, जैसे कई ऑब्जेक्ट हैं उसमें से कुछ किसी और के हैं, कुछ किसी और के हैं, ऐसे में हम दोनों पे एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन कौन किसका किसका है। लेकिन किसी दो सारी चीजें किसी एक की नहीं है या दोनों की नहीं है, ना ही किसी एक की है और ना ही दोनों की है, अलग अलग हैं। तो यहाँ क्लियरिटी नहीं है, तो हम इन पे भी एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे और इन पर भी एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। तो इसका ये मीनिंग निकलेगा कि राजा राव एंड आर के नारायण नॉवेल्स, मतलब राव के और नारायण के उपन्यास, यही 4 6 10 जो भी उपन्यास हैं वो राव के भी हैं और नारायण के भी हैं। अब यहाँ पे देख लें पहले, गोल्ड स्मिथ्स एंड कॉपर्स पोएम, सेम वही सेंटेंस है, मीनिंग वही है। गोल्ड स्मिथ्स एंड कॉपर्स पोएम मतलब गोल्ड स्मिथ के कुछ पोएम्स, पोएम्स मीन्स कविताएं, और कॉपर्स के कुछ पोएम्स मतलब कुछ पोएम्स हैं, 10 5 6 जो भी हैं, मान लीजिए 3 गोल्ड स्मिथ के हैं, 3 कॉपर्स के हैं, लेकिन उनको हम एक ही सेंटेंस में कह दिए कि भाई ये 6 पोएम हैं, वो गोल्ड स्मिथ्स और कॉपर्स की हैं, ऐसे हमने बोल दिया जल्दीबाजी में। लेकिन भाई है तो अलग अलग ना दोनों की, ना सारी एक की हैं और ना ही दोनों का बंटवारा हुआ है। तो ऐसे में हम दोनों पे एपस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं और ये मान लिया जाता है कि इस पोयम में कुछ इनकी है और कुछ इनकी पोएम्स है, क्योंकि यहाँ अलग अलग बंटवारा भी नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा किया क्यों जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि इतनी विभिन्नताएं हैं क्यों सेंटेंस में, कि कभी लास्ट में लग गया, कभी बीच में लग गया। क्योंकि देखिए ग्रामर या कोई भी लैंग्वेज होती है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई भी, उसका एक रूल होता है कि कम से कम शब्दों में हम ज्यादा से ज्यादा भाव को दर्शाएं, ज्यादा से ज्यादा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। तो अब इसमें क्या है, राजा रॉस नॉवेल एंड नारायण्स नॉवेल्स, ठीक है। ये बार बार नॉवेल्स ना लिखा जाए, इस वजह से ये नॉवेल शब्द को एक ही बार लिखा गया, मतलब नॉवेल शब्द 2 बार रिपीट ना हो, इसलिए इसको एक ही बार लिखा गया। और इन पे भी एपस्ट्रॉफी लग गई, इन पे भी एपस्ट्रॉफी लग गई, ठीक है। सेम यही सिचुएशन है गोल्ड स्मिथ्स पोयम, भाई पोयम तो इनकी भी रही होंगी, और कॉपर्स पोयम इनकी भी रही होंगी। तो ये बार बार पोयम 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 ना रिपीट हो, जो सुनने में और देखने में भी ऑकवर्ड लगता है, एक ही बार यूज हो, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एपस्ट्रॉफी एस लगा करके सेंटेंस की मीनिंग को क्लियर किया गया है। क्या मिलता है उसे भी समझ लेते हैं। ये देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि ये गवर्नर्स बॉडीगार्ड, ठीक है, और ये द उधर हो गया है, यहीं पे कर लेते हैं, द लॉयंस मेन। ये दो ऐसा फ्रेज है, ये एक तरह से फ्रेज है। अब यहाँ पे ये नहीं कि गवर्नर्स बॉडीगार्ड, गवर्नर्स मतलब राज्यपाल के जो बॉडीगार्ड है, अंग रक्षक, ऐसा नहीं है। ये गवर्नर्स बॉडीगार्ड एक रेजिमेंट थी, एक सैनिकों की टुकड़ी थी अंग्रेजों के जमाने की, उसका नाम था गवर्नर्स बॉडीगार्ड, ठीक है। इसमें ये अलग से जोड़ा नहीं गया है, ये नाम है गवर्नर्स बॉडीगार्ड। और लॉयंस मेन मतलब एक तरह का मशरूम होता है, ये उस मशरूम का नाम है जो फॉरेन में मिलता है, तो ये उस मशरूम का नाम है। इसमें लॉयन में अलग से एस जोड़ा नहीं गया है, ये पूरा एक पॉइंट डिनोट कर रहा है, मतलब एक नाम डिनोट कर रहा है लॉयंस मेन, इसको अलग अलग नहीं बांटा जा सकता, ठीक है। यहाँ कहीं पॉजिटिव, देखने में पॉजिटिव केस है लेकिन ये पॉजिटिव केस नहीं है, ये एक नाम है, ठीक है।
थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, बहुत डिस्टेंस हो गया है। जैसे कि हम कहते हैं पहले हम पढ़े ना कि बॉयज एक लड़के की किताब, ठीक है, उसी तरह से कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो निर्जीव होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो निर्जीव होती हैं, ठीक है, जैसे ये है द टेबल्स लेग, ठीक, द हाउसेस रूफ, ठीक। लेकिन जैसे जो निर्जीव चीजें होती हैं, कुछ निर्जीव चीजें होती हैं, जैसे लकड़ी की टेबल है, चेयर है, कोई भी चीज, रूफ है, वॉल है, तो इन सब में हम एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे टेबल्स लेग, टेबल्स लेग का मतलब जैसे एक टेबल होती है, अब उसके 4 पावे होते हैं, ठीक है, इसी को लेग बोलते हैं, इन 4 पावों को लेग बोलते हैं। तो इसको ये कह देना कि टेबल्स लेग, ये गलत होगा। राइट क्या होगा, राइट क्या होगा, ये द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है। अगर इस तरह से आपको कहीं लिखा हुआ दिखता है तो वो गलत होगा। जैसे हाउसेस रूफ, ठीक है, तो हाउसेस रूफ घर की छत, भाई घर की छत, लेकिन घर सजीव नहीं है ना, घर तो ईंट पत्थर सीमेंट से बना हुआ है, निर्जीव है। तो निर्जीव चीजों में हम एस यानी एपिस्ट्रॉफी एस यानी कि ये पजेसिव केस नहीं लगाते हैं। पजेसिव रहता है, वो अधिकार रहता है, लेकिन उसको इस तरह से लिखते हैं जैसे रूफ, रूफ, इस तरह से हम उसको लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें ये देखिए, जैसे ये है कि इंडियाज हॉर्सेस, नेचर्स लॉ, फॉर्च्यून्स फेवराइट, ड्यूटीज कॉल एट डेथ स्टोर। इंडियाज हॉर्सेस हीरोज, सॉरी, इंडियाज हीरोज मतलब भारत के जो वीर हैं, नेचर्स लॉ प्रकृति का जो नियम है, फॉर्च्यून्स फेवराइट यानी भाग्य को जो पसंद है, ड्यूटीज कॉल मतलब जब हम अपनी किसी कर्म को पूरा करने के लिए बुलाया जाता है वो, एट डेथ स्टोर मतलब मौत का दरवाजा। तो अब पिछली बार हमने इसके पहले जस्ट पढ़ा है कि निर्जीव चीजों में हम एस नहीं लगाते, जैसे टेबल्स लेग नहीं कर सकते हैं, हाउसेस रूफ नहीं कर सकते, लेकिन ये सब क्या है, ये निर्जीव नहीं है, ये एक तरह से ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के कंडीशन में आता है, ठीक है। डेथ को किसी ने नहीं देखा है, ड्यूटी को किसी ने नहीं देखा है, तो इस तरह का अगर फ्रेज सामने आता है आपको और उसमें एपिस्ट्रॉफी एस लगा हुआ होता है, तो पहले हम उसको देखते हैं कि वो कोई मटेरियल तो नहीं ना, कोई सामान या कोई ठोस चीज तो नहीं है। अगर वो ठोस चीज है तो वो पहले वाली स्लाइड के हिसाब से गलत होगी, और अगर वो इस तरह कैसे नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति क्या है, हर जगह व्याप्त है, उसे कहीं छुआ पकड़ा नहीं जा सकता। इसी तरह से फॉर्च्यून भाग्य को भी छुआ पकड़ा नहीं जा सकता। ड्यूटी है, ड्यूटी हम करते हैं, लेकिन ड्यूटी हमें कहीं दिखाई नहीं देती है एक शक्ल में। डेथ भी हम महसूस करते हैं कि डेथ क्या होता है, लेकिन डेथ की कोई शक्ल नहीं मौजूद है। तो इन सब चीजों में अगर एपिस्ट्रॉफी एस लगता है, यानी जो पर्सोनिफाइड हो जाती है उन्हें मानविकीकरण किया जाता है, जैसे डेथ्स डोर, मौत का दरवाजा, भाई मौत का कोई दरवाजा नहीं होता, लेकिन लिखा हुआ है एक फ्रेज की तरह, तो ये सब चीजें सही मान ली जाती हैं, ये सब सही होती है, करेक्ट होती है। ये निर्जीव की श्रेणी में नहीं आती हैं, ये ऑब्स्ट्रैक्ट की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। यहां भी देख लेते हैं कि ये क्या है, जैसे कि ये है, हाँ, अ डेज मार्च, अ वीक्स हॉलीडे, इन अ ईयर्स टाइम, अ स्टोन्स थ्रो, अ फुट्स लेंथ, अ पाउंड्स वेट। अब ये सब भी क्या है, ये सब निर्जीव चीजें नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक फ्रेज है, जैसे मुहावरा लोग कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये हिंदी में मुहावरे होते हैं। उसी तरह से ये सब
इंग्लिश में होते हैं, जिन्हें हम अपने सेंटेंस में एज इट इज यूज करते हैं, इसको बनाया नहीं जाता अलग से। जैसे अ डेज मार्च, अ डेज मार्च का मतलब ये है कि सैनिकों की जो टुकड़ी एक दिन में एक जगह से दूसरी जगह रवाना होती है, उसे अ डेज मार्च करते हैं। अब वीक्स हॉलीडे, वीक्स हॉलीडे का मतलब जो सप्ताह के लास्ट में जो छुट्टी वाला 1 या 2 दिन होता है, उसे बोलते हैं। इन अ ईयर्स टाइम, ये भी एक फ्रेज ही है, एक साथ यूज किया जाता है। तो इन ईयर्स टाइम का मतलब ये कि आज से, आज की डेट से जो अगला मतलब जो साल पूरा होगा आज की डेट तक, अगले साल तक, उसे बोलते हैं इन अ ईयर्स टाइम। स्टोन्स थ्रू, स्टोन्स थ्रू का मतलब पत्थर फेंकना नहीं है, यहाँ स्टोन्स थ्रो का मतलब यह है कि छोटी सी डिस्टेंस, मतलब कुछ कदमों की दूरी। फुट्स लेंथ, फुट्स लेंथ का मतलब ये होता है कि हम ऐसी चीज जो पैरों से नाप सके, उसे फुट लेंथ बोलते हैं। अब पाउंड्स वेट, यानी कि कोई ऐसी चीज जो पाउंड में वेट की जाए, मतलब ये एक मेजरमेंट का फॉरेन में एक तरीका है, ये एक तरह से फ्रेज है। ये सेंटेंस बनाया नहीं गया, ये बना बनाया ऐसे ही यूज होता है, इसमें अलग से एस नहीं लगाया गया है, ये इसकी शक्ल ही ऐसी है, इन सब की शक्ल ही ऐसी है, जहां भी यूज होंगे ऐसे ही यूज होंगे। अ डे मार्च आएगा तो गलत हो जाएगा। अ वीक हॉलीडे मतलब एस हटा करके अगर आएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये पजेसिव केस नहीं है, इसकी शक्ल सिर्फ पजेसिव केस की तरह है। ये भी वही फ्रेज है, फिंगर्स इन फॉर मर्सी सेक टू हिज हर्ट्स कंटेंट एज हिज विट्स इन अबोव स्क्रू। कहने का मतलब फिंगर्स इन, फिंगर्स इन मतलब अंतिम उंगली गिनने तक, फॉर मर्सी से मतलब दया की जब लोग भीख मांगते हैं, उसका ये फ्रेज है। टू हिज हर्ट्स कंटेंट मतलब उसके मन की बात जानना। एट हिज विट्स एंड जहां उसकी बुद्धि खत्म होती है। अ बोट्स क्रू, बोट्स क्रू मतलब नौकाओं का जो बेड़ा जाता है उसकी बात है। तो ये सब भी फ्रेज ही है, मतलब इसको अलग से हम ऐसे नहीं लिख सकते कि बोट, ठीक है। अगर ये सेंटेंस कहीं दिखता है तो ये गलत है, क्योंकि इसकी शक्ल यही है, इसकी भी शक्ल ऐसी ही है, ये अलग से बनाया नहीं गया, इसमें हम लोगों ने एपस्ट्रॉफी लगाया नहीं है, लगाया ग्रामर में मिलता है, अगर नहीं लगा है तो वो सेंटेंस गलत माना जाता है। इसको पॉजिटिव केस में इसलिए पढ़ाया जाता है कि इसे देख करके कोई ये ना समझे कि इसे पॉजिटिव केस में बनाया गया है। क्या लिखा है, शी हैज, यहां से देखिए, शी हैज गॉन टू द बेकर्स। अब यहाँ बेकर का मतलब क्या होता है, वो जो बेकरी का काम करते हैं, ब्रेड बिस्किट बनाते हैं, उन्हें बेकर बोलते हैं ना। तो ये बोल रहा है कि शी हैज गॉन टू द बेकर्स, वो बेकर्स के यहाँ गई है। यहाँ बेकर्स के बाद एपस्ट्रॉफी लगा है, लेकिन हमें और कुछ आगे कोई नाउन नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि बेकर्स का मतलब बेकरी की शॉप। भाई बेकर है तो वो कहाँ मिलेगा, हमें बेकरी की शॉप में मिलेगा। लिखा है ना, बेकर्स इज इक्वल टू बेकर्स शॉप, मतलब वो बेकर्स के शॉप तक गई है, बेकरी के, बेकर्स की जो बेकरी शॉप है वहां तक गई है। एस लगा करके यहीं पर छोड़ दिया जाता है सेंटेंस, और मान लिया जाता है ये बेकर्स का मतलब बेकर्स का शॉप है। यहाँ है, टू नाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स। ठीक, अब अंकल्स के बाद सेंटेंस खत्म हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन अंकल में एस लगा कर लग गया है लास्ट में। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कोई नाउन जरूर रहा होगा, मिसिंग है, ऐसा नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि अंकल्स लिखा है तो अंकल्स हाउस है, ठीक है, ये चीज अंडरस्टूड मान लिया। टू नाइट आज की रात, आई एम डाइनिंग में खाना खाऊंगी, एट माई अंकल्स मैं अपने अंकल के घर पे खाना खाऊंगी। कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पाउस। ठीक, अब सेंट पाउस लिखा है तो सेंट पाउस क्या है, एक चर्च का नाम है। अब यहाँ चर्च बस नहीं लिखा है
तो ये फेमस है, इंग्लिश में ये सेंट पॉल्स फेमस है। तो सिर्फ पॉल्स देख करके दिमाग में ये चीज ऑटोमेटिक आ जाती है कि ये सेंट पॉल्स चर्च का नाम लिया गया है, और यहाँ पर स्टॉप भी दे दिया जाता है ताकि पता चले कि ये यहीं पे खत्म हो गया है सेंटेंस। तो सेंट पॉल्स का मतलब सेंट पॉल्स चर्च। I attend the town high school, but my cousin attends Saint Xavier's. He was educated at Saint Joseph's. अब इसमें भी देखिए सेम वही सिचुएशन है। I attend the town high school. ये टाउन हाई स्कूल क्या है? टाउन हाई स्कूल एक स्कूल का नाम है। मैंने टाउन हाई स्कूल से पढ़ाई की, बट माई कजिन अटेंड सेंट जेवियर, लेकिन मेरी कजिन ने सेंट जेवियर से पढ़ाई की। ठीक है, ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ्स। वो, अब देखिए ये अलग सेंटेंस है, वो सेंट जोसेफ से एजुकेटेड है। अब ये सारे स्कूल के नाम हैं, ठीक है, लेकिन किसी के भी आगे, मतलब पहले वाले के आगे लिख दिया गया है, उसके बाद लास्ट वाले में नहीं लिखा गया है, इसलिए क्योंकि ये पढ़ने वाला खुद समझ जाए कि ये स्कूल की ही बात हो रही है। सेंट जोसेफ स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, एपोस्ट्रोफी लगा करके फुल स्टॉप हर जगह दे दिया गया है, सिर्फ पहले क्लॉज में आपको स्कूल दिया गया है। तो ये सेंटेंस को मिनिमाइज किया जाता है और ये मान लिया जाता है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये लिखने से हमारा आशय क्या है। अब ये देखते हैं एक लाइन, ये क्या कहना चाह रही है ये लाइन। द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली। ठीक, यहां तक देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर रिसेप्शन इन दिल्ली, रिसेप्शन का मतलब होता है स्वागत। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स, यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा है तो यानी प्राइम मिनिस्टर रिसेप्शन इन दिल्ली, मतलब रिसेप्शन क्या होता है? एक स्वागत समारोह। ठीक, एक स्वागत समारोह प्राइम मिनिस्टर ने हेल्ड किया, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने उस स्वागत समारोह को रखा है। ठीक है, उनके द्वारा रखा गया। ठीक है, ये मीन्स अ रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द दिल्ली। ये एक सेंटेंस दूसरा हो गया, द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली। अब ये क्या है? द रिसेप्शन, रिसेप्शन मतलब स्वागत समारोह ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर के लिए स्वागत समारोह रखा गया। ठीक है, यहाँ सिर्फ ये ऑफ द लगा दिया गया और यहाँ पे एस लगा दिया गया। एस लगाने से ये रिसेप्शन यानी ये स्वागत समारोह इन्होंने हेल्ड किया, इन्होंने आयोजित किया, और ऑफ लगा देने से ये जो रिसेप्शन, ये स्वागत समारोह जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए आयोजित किया गया। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, मीन्स द मैनर इन विच द पीपल वेलकम हिम व्हेन ही एंटर्ड द दिल्ली, मतलब जब प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में आएंगे तो उनके लिए एक स्वागत समारोह रखा गया है। ठीक है, अब ये देखिए फ्रेज द लव ऑफ अ फादर, ये पिछली फर्स्ट स्लाइड में पढ़े थे, मदर्स लव, वही चीज है द लव ऑफ अ फादर। इसका मतलब क्या है कि पिता का प्रेम, लेकिन किसके लिए? उसके बच्चे के लिए, मतलब a child's love of his father, मतलब बच्चे का प्रेम अपने पिता के लिए। इसमें पिता का प्रेम बच्चे के लिए है और उसमें बच्चे का प्रेम अपने पिता के लिए है। हाँ, अब हम देखते हैं कि ये क्या है। रामा आवर कैप्टन मेड 50 रन्स। अब ये नाउन का जो है अपोजिशन यूज है। अपोजिशन का मतलब क्या है कि जो नाउन है, यानी ये जो रामा है ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, हम अभी तक यही सब पढ़ते आए हैं। और अपोजिशन का मतलब ये कैप्टन, ये भी नाउन है, ठीक है, और ये आपकी वर्ब यानी क्रिया है, बनाना 50 रन्स। ठीक है, 50 रन बनाए रामा, जो हमारा कैप्टन है उसने 50 रन्स बनाए। ठीक, अगर हम इसको हटा दें और इस सेंटेंस को लिखें फिर से, रामा मेड 50 रन्स लिख ही देते हैं,
रामा मेड फिफ्टी रन। ठीक, तो सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं आई, सेंटेंस भी पूरा है और मीनिंगफुल भी है, स्ट्रक्चर भी एकदम सही है, जो कि हमने इसमें से ये चीज हटा दिया है। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो है ये अननेसेसरी ही है, एक तरह से सिर्फ इसको बढ़ावा दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो रामा है वही कैप्टन है और जो कैप्टन है वही रामा है, दोनों एक ही हैं, सेम पर्सन है। तो इसी को कहते हैं अपोजिशन, जब सेंटेंस में एक नाउन की जगह दूसरा नाउन ले और वो नाउन उसी का दूसरा रूप हो, मतलब उसी की दूसरी पोजीशन हो, तो उसी को नाउन का अपोजिशन कहते हैं। तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस में सीखा कि ये जो नाउन है ये अपोजिशन केस में आया है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से। इसका एक एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं, जैसे अपोजिशन का ही है, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर was कबीर दास जी के बारे में सब लोग जानते होंगे, ये वही कबीर हैं। तो जो कबीर है वो एक द ग्रेट रिफॉर्मर, वो एक समाज सुधारक भी थे, वाज अ वीवर, और वो एक जुलाहे थे। ठीक, फिलहाल मीनिंग के अलावा अगर हम देखें इसमें अपोजिशन का रोल देखिए, इस कॉमा से लेके इस कॉमा तक है। ठीक है, जैसे पिछली वाले में भी हमने देखा था कि जो अपोजिशन था वो कहाँ आया था। हाँ, ये देखिए अपोजिशन जो होता है वो दो कॉमा के बीच में होता है। देखिए रामा अवर कैप्टन, ये दो कॉमा के बीच में है और ये इसी का अलग रूप है, इसलिए ये अपोजिशन का पार्ट प्ले कर रहा है। और अभी जो जस्ट मैंने कबीर वाला एक सेंटेंस लिखा है उसमें भी सेम यही सिचुएशन थी, वो हट गया, लिख देते हैं कबीर कॉमा द रिफॉर्मर कॉमा, ठीक, रिफॉर्मर वीवर। ठीक है, कबीर जो रिफॉर्मर थे मतलब समाज सुधारक थे, वो एक जुलाहे भी थे। तो यहाँ अगर हम ये द रिफॉर्मर हटा दे और सिर्फ लिख दे कबीर वाज अ वीवर, तो भी तो सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब कुछ है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब जो रिफॉर्मर हमने लिखा था वो कबीर ही है, कबीर ही है। ये है और ये है, दोनों एक दूसरे से अटैच है, एक दूसरे की पोजीशन को ले रहे हैं, इसी को नाउन का अपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।